Hello everyone, this is Ashish. Welcome back to Momentum Podcast. एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है आज के लिए, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल थॉट आउट, सोच समझ के आज स्टार्ट कर रहा हूँ. आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इससे डिक्टेट नहीं होगा कि क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास हैं कई क्वेश्चंस और उसे हम एंड में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे जो तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारी जगह में डाला था. अच्छे क्वेश्चंस को मैं रख लेता हूँ सेव करके, वो मेरे सामने अभी. बट आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसे लंबे में हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड, कंसिस्टेंट एंड प्लान्ड लैटरल एफर्ट्स. इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे कंसिस्टेंट एफर्ट्स. अब ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि तुम्हारा अभी स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है या जॉब चल रहा है, उसे कैसे डील करें. ये इस चीज़ के लिए है कि तुम साइड में खुद का क्या डेवलप कर रहे हो और वो कैसे डेवलप कर रहे हो और उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए. तो पिछले 10 साल से मैं साइड में किसी ना किसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ. तो हाउ डू यू बैलेंस दीज थिंग्स, बट हाउ डू यू डू इट कंसिस्टेंटली. और ये एक योयो इफेक्ट जैसे हम बोलते हैं, ये कई बार होता है. सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लो, तुम्हारा स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तुम्हें साइड में अपने हेल्थ पे फोकस करना है या फिर कोई नया स्पोर्ट्स ज्वाइन करके उसमें एक्सेल करना है या कम्पीट करना है. तो तुम देखोगे कि ओके, फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन असाइनमेंट्स आ गए और फिर चौथे दिन भूल गया, पांचवें दिन फिर से कुछ आ गया, छठे दिन गया, उसके बाद मंडे को तो मेरा एक और एग्ज़ाम है. ठीक, तो तुमने बेसिकली 3 दिन किया, उसके बाद 7 दिन गोली मार दिया और उसके बाद फिर से कुछ किया और उसके बाद भूल गए. तो इट्स लाइक ओके, इट इज़ समथिंग दैट यू डू समटाइम्स डू. जैसे अभी मैं ये बुक लिख रहा था, लिखने का तो बहुत लोगों को कुछ ना कुछ मन होता है कि हाँ एक बुक आ जाए, एक प्रोडक्ट आ जाए, एक फाइनल ऑडियो बुक आ जाए, या फिर एक वीडियो आ जाए, या फिर एक शॉर्ट फिल्म आ जाए. सबके दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ ये मुझे वर्क करना है इसके तरफ. लेकिन लेट अस से मैं एक दिन बैठ के लिख रहा हूँ, उसके बाद बहुत ही अच्छा स्टोरी बन रहा है, बिल्ड हो रहा है और उसके बाद 4 दिन मैंने कुछ नहीं किया, फिर 5वें दिन आया, वो फ्लो था वो टूट गया, फिर उसे बिल्ड होने में कुछ टाइम लगा, फिर छठे दिन फिर से मैं गायब हो गया. तो इस चीज़ से कैसे बचे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लाया है कंसिस्टेंट. तुम्हें कम करना है लेकिन कंसिस्टेंटली करना है. जो चीज़ बिल्ड हो गया उसके ऊपर आगे बिल्ड करना है. तो जैसे मैंने आज लेट अस से एक पेज लिखा और उसके बाद मैं 7 दिन छोड़ के आता हूँ, तो फिर से अगर मैं एक पेज लिख रहा हूँ तो उसके बगल में ऐसे प्लेस हो रहा है. ठीक है, ये मेरा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, एक लाइन से एरे बन गया, पेजेस पड़े हुए हैं. ठीक, लेकिन मैं अगर आज आधा पेज लिख रहा हूँ, कल आधा पेज लिख रहा हूँ और परसों फिर से आधा पेज लिख रहा हूँ, तो मेरा 1.5 पेज एक के ऊपर एक बना. दैट इज़ द होल आइडिया कि मैं एक के ऊपर एक किस तरह से बिल्ड करूँ एक स्ट्रक्चर को, किस तरह से वी मूव टूवर्ड्स समथिंग, नॉट वर्किंग हैपजार्डिसली. किसी भी चीज़ को अगर तुम परस्यू करना चाहते हो तो अगर इस योयो इफेक्ट से, ऑन ऑफ इफेक्ट से कभी कभी करोगे, कभी कभी नहीं करोगे, तो इट ऑलवेज रिमेन्स समथिंग दैट यू डू कभी कभी, और कभी कभी जब तुम्हें टाइम मिलता है, बट दैट इज़ नेवर यू. अगर तुम ऐसे एक दिन लिख रहे हो, 2 सप्ताह बाद फिर से कुछ लिख रहे हो, इट इज़ लाइक यू समटाइम्स राइट, यू आर नॉट अ राइटर. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एट. वी हैव टू बिल्ड समथिंग, और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजाइज्ड पूरा स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूँगा आज कि क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मैं आज भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और किस तरह से वी मूव टूवर्ड्स समथिंग. और एक मेरा आज का एक एम है इस पॉडकास्ट के साथ. तुम लोगों ने मोमेंटम पॉडकास्ट आज तक देखा या फिर इवन आर्ट पॉडकास्ट, सेम चीज़ है. क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा रहता है कि हम 1 घंटा तक लास्ट करते हैं और उसके बाद बस बाय बाय, अगले वीक मिलेंगे. लेकिन मैं खुद ही बहुत सारे पॉडकास्ट को सुनता हूँ. दैट इज़ लाइक व्हाट आई डू जब मेरा ईएस फ्री है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर जब भी मतलब माइंडलेस एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो यू वांट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइड, जो कि बहुत ही अच्छा आदत है. मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर पॉडकास्ट को सुनता है, इन्फॉर्मेटिव, मटर गिस्ती वाले कुछ भी पॉडकास्ट नहीं, अगर इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट को तुम चलते फिरते माइंडलेस एक्टिविटीज़ में भी अगर सुन सकते हो, तो तुम अपना नॉलेज बेस बहुत तेज़ी से बिल्ड कर रहे हो.
और तुम किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लोगे, क्योंकि यू आर गेटिंग बेटर एट लर्निंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। कोई भी कम्युनिकेशन 3 चीज़ों से होता है, वॉइस से, विजुअल से एंड एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन और विजुअल तुम्हें लगे ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। विजुअल जैसे मैंने एनिमेशन या फिर कुछ दिखा दिया, या फिर तुम्हें उठा के ही खुद दिखा दिया कि ओके देखो ये मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, ठीक। और एक्सप्रेशन तुम मुझे खुद देख रहे हो, इस पॉडकास्ट का वीडियो वर्जन भी है, लेकिन मुझे बहुत डाउट है कि इवन 10% लोग इसे कंटिन्यूस देखते होंगे। तो अगर तुम बस एक वे ऑफ एक्सप्रेशन से उस नॉलेज को ग्रास्प कर पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा स्किल है, क्योंकि अब तुम्हारा नॉलेज बेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक। और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ मैं सीख पाया साइड बाय साइड, क्योंकि अब तुम बहुत सारे टाइम को यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। और देन अगेन दैट इज़ बिल्डिंग वन ओवर द अदर, जो हमारा आज टॉपिक है। तो पॉडकास्ट उसमें हेल्प करता है। कई लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि सुन के उतना समझ में नहीं आता, बैठ के सुनना पड़ता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, तो मिस हो जाता है। लेकिन इफ़ यू कीप ऑन डूइंग इट रेगुलरली, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि तुम मेरे पॉडकास्ट को सुनते रहो, अगर ऐसा होता तो मैं खुद पॉडकास्ट क्यों सुन रहा होता आज लेकिन इट इज़ बेटर फॉर योर इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज बेस, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। चलो ये सब हो गया, तो आज हम इसे 1 घंटे से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। मेरा एम है कि 1.5 घंटा करें, और ये सारे स्ट्रक्चर्स को तो मैं डिस्कस करूँगा ही। उसके बाद मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितना डिस्कस हो पाता है। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ आज का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हो सकता है। चलो, तो ये 3-4 जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड, कंसिस्टेंट, प्लान्ड, लैटरल एफर्ट। तो एफर्ट तो सबको पता है, बाकी के जो 4 टर्म्स हैं वो मैं एक एक करके समझाता हूँ तुम्हें। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना, ये तुम्हें पता भी है कि बस बैठ के कुछ भी करते जा रहे हो। बैठ के बोल रहे हो कि हाँ मैं डेली कुछ लिखूंगा, पर क्या लिख रहे हो तुम? क्या वो स्टोरी है, वो सेल्फ हेल्प बुक है, वो कुकिंग एडवाइस है, क्या है वो? तुम बस बैठ रहे हो और लिख रहे हो, पर पहले तुमने सोचा नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बहुत हद तक सही है, बस बैठो और लिखो, लेकिन किसी पॉइंट पे तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन आई एम गोइंग। समझ में आया? मैं अभी राइटिंग का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मतलब आई एम लाइक राइटिंग मल्टीपल बुक्स राइट नाउ। मैंने बुक पहले भी लिखा है, तो आई कैन कनेक्ट विद दैट बेटर। लेकिन तुम इसे किसी भी तरह से मतलब अडेप्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हें फुटबॉलर बनना है, तो ठीक है, व्हाट इज़ योर प्लान दो। आज तुम्हें नहीं आता कुछ भी, कैसे स्टार्ट करोगे? पहले क्या सीखोगे, आगे क्या करना है, 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? ये सारी चीज़ आते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर से बहुत ही सिमिलर है प्लान, कि कब क्या करना है। यहाँ जब मैं आया ना 1 साल बाद क्या करना है, ओके 1 साल बाद क्या करना है, 6 महीने बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, 1 महीने बाद कहाँ देखते हो, और कल कहाँ देखते हो अपने आप को, और आज सुबह से रात तक तुम्हारा क्या प्लान है। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ही सारे क्वालिटीज़ हैं जो मैक्सिमम लोग मिस करते हैं। करने को तो गधा भी काम करता है, काम करते रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो रेगुलर इनकम है वो तुम्हारा आते रहेगा, बट अगर तुम्हें बिल्ड करना है और ग्रो करना है तो स्ट्रक्चर और प्लानिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो बहुत ही कॉमन सेइंग है कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरत है। एक स्ट्रक्चर की व्हाट इज़ योर विजन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, किस तरह से करना है, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, कि किस तरह से हमें टैकल करना है इस प्रॉब्लम को। ये सारे चीज़ को बीच में रुक के कभी कभी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे कंसिस्टेंट, कि ओके अब मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया है, अब मैं आधा ही घंटा दूंगा इस पे, लेकिन मैं डेली दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संडे आ जाए, दिवाली आ जाए, दशहरा आ जाए, क्रिसमस आ जाए, न्यू ईयर आ जाए, मेरे को डेली आधा घंटा तो देना है। और कब देना है वो तुम सोच लो, लेकिन उस टाइम पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ और एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ओके कुछ बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ और उसे छोड़ दिया, इससे अच्छा तुम नहीं करते उसे। यो इफेक्ट अगर तुम थोड़ा स्टडी करोगे तो वो यही बोलता है कि अगर तुम 1 दिन जिम जा रहे हो, 5 दिन नहीं जा रहे हो, 6ठे दिन जा रहे हो, इससे अच्छा मत जाओ। तुम अपने बॉडी को और भी बुरा सिचुएशन में डाल रहे हो, इससे अच्छा मत ही जाओ।
तो इससे अच्छा मत करो। अगर तुम्हें ऐसे करना है कि आज करोगे, उसके बाद एक सप्ताह बाद करोगे, उसके बाद पता नहीं कब करेंगे, फिर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा 1 महीने बाद तब मैं करूँगा, या फिर मैं जॉब से रिज़ाइन करूँगा तब मैं करूँगा, तो इससे अच्छा कि मत करो। ठीक, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर यही करना है तो इससे अच्छा मत करो, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक तुम्हें करना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंटली। अब मुझे ये मत बोलना कि आशीष मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता। भाई वही तो तुम्हें करना है। तुम अगर अलार्म सेट करोगे कि 6:30 से 7 बजे तक मुझे ये काम करना है, तो तुम्हें मैं रोक नहीं सकता ना, कोई भी रोक नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तुम्हारा आँख बंद ही रखूँगा, खोलने नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसा तो कोई नहीं कर रहा, तुम्हारे कंट्रोल में है सब कुछ। तो तुम्हें एक्शन लेना है कि उस टाइम पे चाहे कुछ भी हो जाए, मन कर रहा है नहीं मन कर रहा है, मुझे अगर मैंने डिसाइड किया है कि सुबह उठ के आधा घंटा मैं ये पढ़ूंगा, एक बुक पढ़ूंगा, तो तुम्हें बस उसे बुक लेके बैठ जाना है सामने। इससे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इससे अगर तुम्हें कोई रोक सकता है तो फिर तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो तुम कर सकते हो, इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे होता है मत पूछो मुझसे, कंसिस्टेंट होने से हर कुछ होता है। तो उसे करने में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कोई ऐसे ज़बरदस्ती तुम्हारे हाथ में ऐसे फ़ोन पकड़ा भी नहीं रहा कि अब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ को पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूँगा तो कमेंट सेक्शन में भरा रहेगा कि भाई कंसिस्टेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ओके, ABCD आने से तुम्हारे वर्ड्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ABCD नहीं आता अब मैं क्या करूँ, ठीक है। वो तो तुम सीख सकते हो, समझ गए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक लैटरल मैंने क्यों डाला यहाँ पे, कि ये सारी चीज़ पैरेलली चलते हैं। मुझे कभी भी ऐसा मत बोलना कि आशीष मेरा तो एग्ज़ाम है, मेरा तो जॉब है, मेरा तो नाइट शिफ्ट है, मेरे को तो ये सारे काम हैं, ठीक है। सबको है, मुझे भी है, और मैं फिर भी तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ ना आज। ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे बुक लिखना है, मैं 3 बुक पे काम कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि भाई मुझे बुक लिखना है। तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ पैरेलली बैलेंस करके चलना होता है पूरा लाइफ। तुम्हें यही सब समझना है कि बैलेंस कैसे करें। हाउ डू यू बैलेंस मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली। सबके लिए होता है, इवन जो बस जॉब कर रहे हैं उसे भी मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। उसे भी सोचना पड़ता है खाना का क्या करे, फैमिली का क्या करे, और वीकेंड्स में क्या करे, और उसके बाद कपड़े कब धोए। ये सारी चीज़ हर किसी को बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ मतलब करना ही है, कोई चारा नहीं है तो कर लोगे, लेकिन जिस पे कोई कंपल्शन नहीं है तो फिर वहाँ तुम भांजी मार दोगे। तो ये सारी चीज़ को समझ लो, कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। चलो ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब तो समझ में आ गया। अभी हम धीरे धीरे बढ़ते हैं कि व्हाट आर स्टेप्स जो तुम्हें लेना है एक एक करके। क्योंकि मैं कभी भी बैठ के यहाँ मोटिवेशन नहीं देता हूँ। कुछ लोगों को मोटिवेशन आ जाता होगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ कि ये पॉसिबल है, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर एवरीबडी। तो तुम्हें मोटिवेशन आ जाता है क्योंकि तुम्हें लगता हो कि मेरे लिए भी पॉसिबल है, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हें वही करना चाह रहा हूँ, अभी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए क्या काम किया और ये कैसे किसी के लिए भी काम कर सकता है। अगर तुम्हें डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। तो पहला चीज़ कि हम किसी भी एक टास्क को पकड़ते हैं कि व्हाट वी वांट टू डेवलप। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक टास्क को पकड़ूंगा कि यू वांट टू बिकम अ राइटर। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ये कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा। तुम जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें अप्लाई करके देखो, तुम्हें वो भी दिखेगा। तो लेट अस से दैट यू वांट टू बिकम अ राइटर। तो अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और मैंने क्या क्या किया पिछले 5 साल फर्स्ट बुक पब्लिश करने के लिए। तो देखो, सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, अगर तुम इस पूरे पॉडकास्ट से कुछ ना सीखो तो ये सीख लो कि जो तुम्हारा फर्स्ट काम होगा दिन में, वही बताएगा कि तुम्हारा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। सुबह उठ के तुम क्या करते हो सबसे पहले, वही बताएगा कि तुम क्या करोगे 5 साल के बाद। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहता है, यू आर हैविंग द हाईएस्ट एफिशिएंसी, और उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारे फॉग नहीं भरे। अभी पूरे दिन में बहुत सारे चीज़ होंगे, वो बहुत सारे चीज़ को ऐड करेंगे, वो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। मॉर्निंग में यू आर द फ्रेशेस्ट, और उस टाइम पे तुम्हारा एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इस वजह से होता है।
यहाँ सबसे बड़ा गलती कर लेते हैं लोग कि वो सुबह उठते ही लेट हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ 3 बजे या 4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम कभी भी उठो, लेकिन तुम्हारा एक रिक्वायरमेंट होगा लाइफ का। वो एजुकेशन हो सकता है कि तुम्हें उठ के क्लास जाना है, वो तुम्हारा जॉब हो सकता है कि तुम्हें उठ के जॉब जाना है, या फिर कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है कि लेट अस से यू आर अ मदर, 2 बच्चे हैं, संभालना है पूरे दिन, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा एंगेजमेंट। बट वो सारे चीज़ से पहले तुम्हारे पास 1 से 2 घंटा होना चाहिए जो वहाँ जाएगा जहाँ पे तुम्हें जाना है। ये चीज़ अगर तुम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे और कुछ और करोगे लेकिन कंसिस्टेंटली करोगे तो प्रोग्रेस होगा लेकिन स्लो होगा। तो तुम्हें अगर फास्टेस्ट चाहिए तो हाईएस्ट एफिशिएंसी टाइम तुम उधर दो जहाँ तुम्हें जाना है। तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होता है ना, वी आर बिल्डिंग ब्रिक्स आफ्टर ब्रिक्स, राइट। एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर डाल के हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी बिल्डिंग बन जाएगा। सिंपल सा बात है। तुम सुबह उठ के 5 घंटा दे सकते हो राइटिंग पे। अभी मैं फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल है बस। पिछले 5 साल मैं उठ के राइटिंग करता था, लेकिन आखिरी के 1 साल सुबह के 5 घंटे मैं देने लगा जब ये बुक पब्लिश होने वाला था। कुछ भी करके वो तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है कि तुम जल्दी उठ जाओ। अगर तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी जॉब या एम्प्लॉयमेंट या फिर तुम्हारा एजुकेशन के साथ है तो तुम वो प्ले कर सकते हो। जैसे बहुत लोग जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके क्लासेस कम होते हैं, कभी इधर होता है क्लास, कभी 12 बजे होता है, कभी 8 बजे होता है, कभी शाम के 5 बजे होता है, तो यू कैन एडजस्ट। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि सुबह उठ के जो पहला काम करना है वो तुम्हारे जो एम्बिशियस गोल है उसके तरफ करना है। ये तुम सोच लो कि तुम्हारा प्लान कैसे होना चाहिए, और यहीं पे आते हैं कि तुम्हारा प्लान होना चाहिए। ये एक और गलती कर लेते हैं लोग कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता और वो सुबह उठ के सोचते हैं कि मैं क्या करूं। तो तुम अपना सबसे प्रोडक्टिव टाइम ये सोचने में लगा रहे हो कि मैं क्या करूं, और फिर वो अगर बहुत ही अच्छे से थॉट आउट नहीं होगा, रैंडमली तुम कुछ भी करोगे, तो दैट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू देयर। और ऐसे करके तुमने सोचा कि नहीं क्या करूं, चलो ठीक है सबसे पहले वो करता हूँ, राइटिंग किया मैंने 2 घंटा, ओ एक क्लास मिस हो गया मेरा। तो दैट इज़ नॉट थॉट आउट। तुम्हारे दिमाग में कुछ चला कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, और कुछ हुआ जिससे तुम्हारा अल्टीमेटली घाटा हो गया और रिजल्ट नहीं मिला। तो इसीलिए सिंपली यूज़ एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल कैलेंडर। यू कैन यूज़ फिजिकल कैलेंडर ऑल्सो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ मतलब एक टाइम पे गूगल कैलेंडर कौन ही यूज़ करता था, तो हम पेपर पेन उठाते थे और अपने नोटबुक के पीछे ही बनाते थे, ठीक है, कलाकारी। वो तुम आज गूगल कैलेंडर में कर सकते हो, एप्पल का भी एक कैलेंडर है, आई एम श्योर 10 और कैलेंडर के ऐप्स हैं, कुछ भी कर सकते हो विच एवर यू आर कम्फर्टेबल विद। मैं गूगल कैलेंडर यूज़ करता हूँ क्योंकि गूगल अकाउंट सबके पास होता है, सबका लॉग्ड इन होता है, ऐप है गूगल कैलेंडर का, सीधा जाओ बात ख़त्म। वो तुम्हें नोटिफिकेशंस भी दे देता है फ़ोन पे। और भी ऐप्स होंगे ऐसे, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वट एवर वर्क्स फॉर यू। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये बने कि तुम्हारा डे का प्लानिंग क्लियरली रहे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे क्लास मिस कर दिया, मीटिंग मिस कर दिया, वो उन्हीं के साथ होता है जिनका कैलेंडर में ये सारी चीज़ नहीं होते, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर कैलेंडर में एक दिन पहले ही प्लान कर लो कि ओके मेरा प्लान है 6 बजे उठूँगा, 6 से 8 मुझे राइटिंग पे देना है, उसके बाद 8 बजे मुझे जिम पहुंचना है, 8:45 तक मेरा जिम होगा, मेरा जिम मेरे ऑफिस के पास है, और उसके बाद 8 घंटा 9 घंटा तुमने ऑफिस में दिया। उसके बाद क्या करोगे, ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाता है, और उसके बाद वापस कब पहुंचोगे, खाना कब खाओगे। ये सारी चीज़ अगर तुम्हारा प्लान रहेगा, मैं तुम्हें ऐसे ऑब्सेसिव होने नहीं बोल रहा कि हाँ हर मिनट को प्लान कर लो, सब कुछ रहना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए, तुम्हें एक आइडिया तो होना चाहिए। कई लोगों को ये उनके टर्म्स हैं, मेरे टर्म्स नहीं हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं बहुत ही एंशियस हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे मैंने केसेस को डील किया है। बहुत ही उस टाइम पे मैं कंसल्टेंसी करता था, तो 3 सेशंस रहते थे, यूज्ड टू लास्ट फॉर लाइक 3 months।
तो ट्रैकिंग भी करता था। तो ऐसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी जिसका सेम केस था। यूपीएससी में यू हैव फ्रीडम राइट, अगर तुमने ड्रॉप लेके तैयारी करने का डिसाइड किया है तो पूरा दिन तुम्हें एक फ्रीडम मिलता है कि तुम कभी भी कुछ करो, ये तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ डिसाइड करने पड़ते हैं। और ये सारे चीज़ अल्टीमेटली जो प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग और ये सारे ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ मैं इसीलिए इनकॉर्पोरेट कर पाया अपने में क्योंकि मैंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी किया। और जब कोई एग्ज़ाम का तैयारी करता तो बहुत सारी चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और वहीं से मुझे समझ में आया कि ओ ये तो बाकी चीज़ों में भी एप्लीकेबल है, ये तो मेरे राइटिंग के जर्नी में भी एप्लीकेबल है, ये तो मेरे पॉडकास्ट के जर्नी में भी एप्लीकेबल है, यूट्यूब के वीडियोस में भी एप्लीकेबल है, हर जगह है ये। तो इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और फिर इसीलिए तुम्हारे बहुत सारे चीज़ मिस हो जाते हैं कि कुछ करना था, वो एक सप्ताह बाद याद आया कि हुआ ही नहीं, अब डेडलाइन पार हो चुका है। या फिर तुम्हें ये भी था कि सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने फ्री ट्रायल के लिए 7, अब उन्होंने मेरे पैसे काट लिए, तो उसे भी तुम गूगल कैलेंडर में लगा सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे दिमाग में अटका के रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। दिमाग क्लियर रखो, जो तुम्हें करना है ओके, एक बार सोच लिया कैलेंडर में, अब मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, नाउ इट इज़ टाइम टू एग्जीक्यूट। दिमाग क्लियर है, अभी क्या करना है बताओ, ओके मैं उस पर फोकस करता हूँ। ओके वो टैक्स भी बनना था, उसके लिए मैंने एलोकेट कर रखा है, मुझे पता है कि दैट इज़ नॉट माई टॉप प्रायोरिटी, वो एक टाइम पे टॉप प्रायोरिटी बन जाएगा, उस टाइम पे वो मेरे कैलेंडर में शो हो जाएगा। अभी नहीं करना, अभी मैं राइटिंग पे फोकस कर लेता हूँ। ये होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का तरीका। ओके तो इसीलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूँ, मैं मोटिवेटेड कैसे रहूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे क्या बोलूँ, क्योंकि उसका आंसर इतना लंबा है। तुम इसलिए मोटिवेटेड नहीं हो, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है, तुम बस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है तुम क्यों कर रहे हो, तो तुम खुद ही कभी ना कभी बोलोगे कि चलो छोड़ो। तुम्हें खुद नहीं पता है कि टॉप प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद क्या प्रायोरिटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हाउ टू मेजर। इंजीनियरिंग का एक भाग है जिसे हम इंस्ट्रूमेशन क्या बोलते हैं, उसे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। उसका एक सेइंग है कि दिस होल फील्ड इज़ डेवलप्ड जस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफ़ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल इट। और इसमें थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल यू कैन नॉट ग्रो। तो कोई भी ग्रोथ कंट्रोल्ड ही होता है। बहुत लोग जो होप बना के बैठे हैं कि अचानक से कुछ हो जाएगा और अचानक से मेरा लॉटरी लग जाएगा और अचानक से मेरा किस्मत चमक जाएगा और मैं आज इतने अच्छे पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है, ये सब वही बोलते हैं जो कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहते कोई भी चीज़ को। तुम कंट्रोल कर सकते हो बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा कितना एफर्ट जा रहा है। और तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो ग्रो तो बिल्कुल नहीं करोगे और उसके साथ ही साथ ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाओगे। तो ग्रो का क्या मतलब होता है, इम्प्रूव। और इम्प्रूव कब करोगे, जब तुम उसे ऑप्टिमाइज करोगे। और ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, जब तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो कब होगा, जब तुम एनालाइज करोगे चीज़ों को। और एनालाइज कैसे करोगे, जब तुम उसे मेजर करोगे। इसीलिए बोला जाता है इफ़ यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट कंट्रोल एंड सो इफ़ यू कैनॉट कंट्रोल यू कैनॉट ग्रो। तो तुम मुझे ये बताओ, जब तुम मेरे पास आए थे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता और मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाता, क्या तुम चीज़ों को मेजर करते हो, क्या तुम अपने आप को मेजर करते हो। एक एथलीट जब कोई कंपटीशन के लिए जाता है तो तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही भाग रहा है ओलंपिक्स में, उसका हर चीज़ मेजर्ड है, उसके पास एक डाइटिशियन है जो मॉनिटर कर रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ या डिक्रीज हुआ, वेट बढ़ा या घटा, उसका एक कोच है जो मेजर कर रहा है ओके 100 मीटर रेस में टाइम बढ़ा या घटा, क्यों घटा, कैसे बढ़ा, मैं और कैसे बढ़ाऊँ। ये एनालिसिस तभी होता है जब तुम चीज़ों को मेजर कर पाते हो। और इसी तरह मतलब कुछ भी कर लो, रॉकेट में भी अगर तुम रॉकेट इंजन को बना रहे हो तो ज़्यादा थ्रस्ट मिला तो क्यों मिला, कम मिला तो क्यों, फेलियर हुआ तो क्यों, इसे कैसे एनालाइज करें, क्या डेटा था, क्या क्या बैक हिस्ट्री था पिछले 6 महीने का, इस पूरा इंजन का डेवलपमेंट कैसा था, कौन कौन बंदे ने इसे
इसमें इन्वॉल्व था उसके डेवलपमेंट के लिए, अगर ये बोल्ट फेल हुआ है तो किसने कसा था उस बोल्ट को, कौन था इंजीनियर जो सुपरवाइज़र था, ये सारे चीज़ अगर मेजर नहीं करोगे तो तुम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे और तुम इम्प्रूव कैसे करोगे। समझ में आया? ये पूरा दुनिया में कुछ भी बन रहा है और इम्प्रूव हो रहा है तो वो मेजरमेंट के वजह से ही हो रहा है, नहीं तो तुम कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अब तुम मुझे ज़रा ये बता दो कि तुम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करोगे जब तुम कुछ मेजर ही नहीं कर रहे। अब आते हैं कि मेजर कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी गूगल कैलेंडर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। उसमें तुम देख सकते हो कि कितना टाइम तुम्हारा पढ़ाई में जा रहा है या फिर जॉब में जा रहा है, जो भी है। ठीक है, अभी मैं जस्ट फॉर एग्जांपल जॉब ले लेता हूँ। ठीक, 8 घंटा जॉब करते हो या 8 घंटा कॉलेज जाते हो या 8 घंटा स्कूल जाते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तुम्हारा नेसेसरी एंगेजमेंट है, वो हो गया। तो उसमें गया, उसके बाद लेटर से तुमने 1 घंटा राइटिंग किया, जॉब और राइटिंग का केस ले रहे हैं। 1 घंटा राइटिंग किया और आधा घंटा वर्कआउट किया। ठीक, ओके चलो ठीक है। 8 घंटे सो गए, चलो वो भी ठीक है। 8 8 16 और क्या था, एक एक लेट से 1 1 घंटा 2 घंटा हो गया, तो हो गया तुम्हारा 18 घंटा। ये भैया 6 घंटे कहाँ गए? 6 घंटे तुमने खाना खाया या नहाए, क्या किया तुमने 6 घंटे? ट्रैवल किया, क्या किया भाई? कुछ भी किया बता दो मुझे, देख लो ज़रा कहाँ गया। तो उसे भी तुम ट्रैक कर सकते हो। तो कुछ चीज़ तुम्हारा गूगल कैलेंडर में होता है जो तुमने पहले ही डाल दिया, बाकी की चीज़ होते हैं उसे एडजस्ट करो। ओके, मैंने बोला था मैं 2 घंटा बुक लिखूंगा लेकिन मैं 1.5 घंटे ही लिख पाया, तो भाई अपडेट कर दो उसे। वो तुम्हारे पास एडिटिंग राइट्स हैं, अपडेट कर दिया तुमने। अब तुम रात को 2 चीज़ करोगे, एक तो कल का गूगल कैलेंडर तुम प्लान करोगे और दूसरा कि तुम्हारा आज का गूगल कैलेंडर क्यों अलाइन नहीं किया जो तुम्हें करना था। इसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री करेक्शन। रॉकेट कैसे उड़ता है? पहली बात तो तुम्हारी ये दुविधा मैं हटा दूं, रॉकेट में कोई बैठ के उसे नहीं उड़ाता। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं स्पेस क्राफ्ट जिसमें होते हैं, एक पायलट होता है, एक इंजीनियर होता है। ठीक है, स्पेस शटल की बात नहीं कर रहे। जो इसरो के रॉकेट्स उड़ते हैं उसमें कोई नहीं बैठा। कुछ सोचते हैं कि भाई नीचे लॉन्च पैड में कोई बैठ के जॉयस्टिक लेके उसे कंट्रोल कर रहा है, वो भी नहीं होता। नेविगेशन एंड गाइडेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रेजेक्ट्री है और दूसरा एक है ट्रेजेक्ट्री जो उसने एग्जीक्यूट किया। तो एक प्लान ट्रेजेक्ट्री है, एक एग्जीक्यूटेड ट्रेजेक्ट्री है। तो प्लान ट्रेजेक्ट्री और एग्जीक्यूटिव ट्रेजेक्ट्री के बीच में जो डिफरेंस होता है, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, वो किधर है और उसके वजह से मुझे क्या करना होगा। ये सारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है कि ओके इसका थ्रस्टर इस तरफ करो तो वापस वो ट्रेजेक्ट्री करेक्ट करेगा। तो वो डेल्टा निकाला जाता है ना, तुम्हें भी निकालना है कि क्यों हुआ। इस तरह से एनालाइज डेली करोगे तो ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी तरकीब हो इम्प्रूवमेंट का तो ज़रा मुझे बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकियों को भी ज़रा पता चले। इसके अलावा बस एक ही तरीका है, जादू। अगर तुम्हें आता है जादू तो कर लो, ठीक है। लेकिन जिन्हें जादू नहीं आता वो ये कर लो, ठीक है। और देखो कि कैसे इंप्रूव होता है। 1 सप्ताह में नहीं, 2 सप्ताह में नहीं, 1-2 महीना करोगे, गारंटीड तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। और दूसरा कि अब तुम्हें ये बर्डन नहीं लगता, डेली कर रहे हो ना। तो अगर तुमने बोल दिया मुझे डेली 1 घंटा राइटिंग करना है तो उसे डेली डालने की ज़रूरत नहीं है गूगल कैलेंडर में। एक बार डालो, बोलो रिपीट, वो तुम्हारा रिपीट कर देगा 2 साल तक। करो, 2 साल के एंड में देखना अगर डेली किया, एक बुक होगा तुम्हारे हाथ में कि हाँ मुझे ये पब्लिश करना है। समझ में आया? तो इस तरह से हम इम्प्रूव करते हैं डेली बेसिस में, और इस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि ओके 2 घंटे की जगह मैंने 1.5 घंटा ही लिखा, लेकिन वो आधा घंटा कहाँ गया भाई? अच्छा, आधा घंटा मेरा गया ट्रैवलिंग में। तो अब मैं 2 चीज़ कर सकता हूँ, या तो अपने आप को बोल सकता हूँ कि भैया मेरे से 2 घंटा नहीं होगा, मेरे से बस 1.5 घंटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1.5 घंटा ही लिखो। 2 साल की जगह 2.5 साल में ख़त्म होगा वो बुक, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर। दूसरा तुम ये बोल सकते हो कि मैं जल्दी उठूँगा, या फिर मैं इसे कट डाउन करूँगा, कुछ ये करूँगा, क्योंकि मुझे तो बुक 2 साल में ही चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं, ट्रेजेक्ट्री करेक्ट करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल। रॉकेट साइंस भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। चलो ठीक है, तो इस तरह से हम आ गए 3-4 चीज़ों के कंक्लूजन में। एक होता है कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है तुम्हारा प्लानिंग, तीसरा होता है एनालिसिस या फिर मेजर या फिर कंट्रोल। तीनों एक ही चीज़ है।
चलो ठीक है, आगे हम किस चीज़ पे आते हैं। अब प्रोग्रेस किस तरह से हम ट्रैक करें, इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन तुम कर सकते हो इसे। जैसे अब तुम्हें अपना हेल्थ पे भी ध्यान देना है, तो सबसे बड़ा ट्रैकिंग तो यही है कि तुम अपना वेट मेजर कर लो, डेली करो, एक वीक का एवरेज ले लो, देखो एक वीक में क्या था, अगला वीक में घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है। तुम्हें मेंटेन करना है, देखो कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं। मेंटेन करना है और ये बढ़ते जा रहा है तो सोचो भाई तुम क्या खा रहे हो। अगर वो मेंटेन करना है और वो घटते जा रहा है तो बोलो भाई तुम थोड़ा और खाना है। लेकिन सिंपल है कि मेजर करना पड़ेगा उसमें भी, जिससे तुम ट्रैक करो। तो ट्रैकिंग भी एक तरह का मेजरमेंट ही है, लेकिन ये वो मेजरमेंट नहीं है जहाँ पे तुम अपने आप को एक बैक सिग्नल भेज रहे हो इम्प्रूवमेंट के लिए। ये वो है कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट, है ना। नहीं तो फिर मेथड चेंज करना होगा, जैसे डाइट चेंज करना होगा, या फिर हो सकता है इवन राइटिंग में तुम्हें सोचना होगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, चेंज करो। हो सकता है तुम 5 बजे शाम को कॉफ़ी पी रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा नींद सही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तुम सुबह उठ के उतना फ्रेश नहीं हो। बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ अभी बस। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग विच इज़ ऑल्सो लाइक अ मिरर इमेज ऑफ मेजरमेंट बट विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो मेजरमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक इम्प्रूवमेंट और दूसरा कि मतलब या इम्प्रूवमेंट ही हुआ दूसरा भी, लेकिन वो मेथड के इम्प्रूवमेंट हुए, समझ गए। और दूसरा इम्प्रूवमेंट जो मैंने बोला था कि भाई कहाँ गया, तो हो सकता है तुम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, 1 घंटा वहीं चला गया, तो बंद करो उसे। कुछ लोगों को तो अल्टीमेटली ऐप डिलीट करना पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं है। मुझे नहीं करना पड़ा कभी, लेकिन अगर करना पड़ रहा है तो कर सकते हो, ठीक है भाई। बहुत सारी बातें कर ली, अभी तक बुक प्रमोट नहीं किया अपना। तो जिन्हें नहीं पता वो ये जान लो कि जो उतना देर से मैं बुक का बात कर रहा था, उस बुक का नाम है द बॉय हु डिड नॉट साइन। ये 5 साल के एफर्ट के बाद, 15 ड्राफ्ट के बाद फाइनली पब्लिश हुआ है 15 अगस्त 2023 में। और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं, जाके खुद ही पढ़ लो, मुझ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन का रिव्यू कोई फेक नहीं कर सकता, सारे वेरीफाइड परचेसेस हैं। अगर उन पे भी भरोसा नहीं है कि भाई मैं तुम पे क्यों भरोसा करूँ, तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो जाके वहाँ पे तुम खुद ही कुछ 30-40 पेज का सैम्पल पढ़ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर के अंदर घुस जाओगे, प्रोलॉग तुम पूरा पढ़ लोगे, तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि ये तुम्हें सूट करता है कि नहीं करता। बट जिन्होंने पढ़ा उन्होंने तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए। अगर तुम्हें पढ़ना है और तुम सोच रहे हो कि ये बुक किस बारे में है, तो दिस इज़ नॉट अ सेल्फ हेल्प बुक। मैं जो बातें यहाँ करता हूँ वो इस बुक में नहीं है, नहीं तो फिर या तो पॉडकास्ट का कोई मतलब नहीं होता, या तो इस बुक का कोई मतलब नहीं होता। मैं यहाँ पे बातें करता हूँ गाइडेंस के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। दिस इज़ अ फिक्शनल नावल, ये एक स्टोरी है, इसका एक बिगनिंग है, एक एंड है, एक लीड कैरेक्टर है, उसका एक जर्नी है विच इज़ इंस्पायर्ड बाय माई जर्नी। और दैट जर्नी इज़ गोइंग थ्रू द न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्राइंग टू बिकम अ रॉकेट साइंटिस्ट। और ऐसे सबके लाइफ में जैसा मैंने बोला कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इसके लाइफ में ये चल रहा है कि ही इज़ हैविंग अ जॉब एट न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, वहाँ पे उसका ट्रेनिंग चल रहा है, एकेडमी का पार्ट है, और चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप के चक्कर हैं जो तुम्हारे भी लाइफ में होंगे ही होंगे, और हार्ट ब्रेक्स है, पॉलिटिक्स है, सेटबैक्स है, फेलियर्स है। बट दैट इज़ लाइक द जर्नी ऑफ बेसिकली अचीविंग एनीथिंग, दैट्स अबाउट इट। ये थोड़ा तो मुझे लगता है बनता है, मैं पिछले आधे घंटे से गले फाड़ रहा हूँ, तो अपने थोड़े बुक के बारे में तो बता दूँ, और वो तुम्हारा ही फ़ायदे में है। अगर तुमने वो बुक पढ़ा तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें अगर तुमने ये बुक पढ़ लिया तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फाइनली आते हैं अगले टॉपिक पे कि ब्रेकिंग द इनर्शिया। अब ये थोड़ा बहुत तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक करना पड़ेगा, और उसका कोई एक्सक्यूज़ मत दो यहाँ पे। लेकिन थोड़ा तो मैं भी समझता हूँ कि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो है ना, ये बस डिस्कशन है, ये बात करने के लिए कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बस यही है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तुम ये मत सोचना कि वो बहुत टैलेंटेड है। तुम ये समझो कि सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, जिसने भी कुछ भी किया वो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, कुछ लोग का होता है कि भैया वो तो पैदा होते ही लग गए, उनके पेरेंट्स ने डाल दिया इसमें, और जब तक होश आया तब तक तो वो यही थे, बन गए वो ऑलरेडी, तो उन्हें कभी स्टार्टिंग करना ही नहीं पड़ा, और वो अपने पूरे लाइफ एक्सेल कर रहे हैं उसमें।
लेकिन उसका बस यही प्रॉब्लम है कि फिर तुम वही कर रहे हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। तो तुमने अगर कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ भी इन जनरल कुछ भी, तो उसमें एक इनर्शिया आता है, इनर्शिया। ठीक, इस बुक में भी इनर्शिया के बारे में बहुत बात किया हुआ है कि इस वर्ल्ड का एक इनर्शिया है, एक इंसान का इनर्शिया होता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग या फिर हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिज़िकल फिटनेस में भी एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो तुम्हारा बॉडी का भी एक इनर्शिया होता है फिज़िकली। जैसे मैं बहुत पतला हूँ, मेरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। हाँ, एंडो थोड़ा बल्की होता है, मतलब ओवरवेट जनरली, मीज़ो मतलब परफेक्ट, और मेरा एक्टोमॉर्फ है मतलब जनरली स्किनी। तो एक बॉडी का इनर्शिया होता है। अब मैं अगर डिसाइड करूं कि नहीं, मुझे तो बहुत ही भयानक एकदम बॉडी बनाना है सलमान खान की तरह ठीक है, तो एक मीज़ोमॉर्फ को थोड़ा इजी होगा क्योंकि दैट बॉडी टाइप इज़ ऑलरेडी दैट। ठीक, एक एक्टोमॉर्फ को बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसका बॉडी का एक टाइप है, वो वैसा ही रहना चाहता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। तो फिजिकली लोग समझ जाते हैं इन सारी चीज़ों को। मेंटली भी एक रेजिस्टेंस होता है कि तुम्हारा ब्रेन वैसा ही रहना चाहता है जैसा वो है अभी। दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल। चेंज कोई भी नहीं होना चाहता। सेम चीज़ होता है तुम्हारे एडिक्शन में, तुम्हारे सब्सटेंस एडिक्शन हो गया, वीडियो गेम एडिक्शन हो गया, स्क्रॉलिंग एडिक्शन हो गया। तुम जो कर रहे हो तुम वही करना चाहते हो हमेशा, बिकॉज दैट इज़ ईजीएस्ट। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि दो पाथ हैं जिससे करंट फ्लो कर सकते, ऐसे दो वायर हैं। रेजिस्टेंस का नाम सुना तुमने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कुछ तो समझ में आता होगा कि रेजिस्टेंस मतलब वो रोकना चाह रहा है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझ लो तुम्हारे फ्लो को रोकना चाहता है। किसके? पानी के नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकना चाहता है। ठीक, तो अगर दो वायर हैं, एक जगह में जाके वो दो बन गए, अभी तक एक थे, तो एक वायर में बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और एक में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो ये देखा जाता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे करंट बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से ही चलेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जहाँ इजी रास्ता है वहीं सब जाना चाहते हैं। पानी के साथ भी यही होता है कि एक तुम बहुत ही चौड़ा कोई बनाओगे रास्ता और एक बहुत ही पतला देखोगे, थोड़ा देर में देखोगे पतला वाला बिल्कुल ड्राई होके बैठा हुआ है। समझ गए? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी रास्ता इजी होता है उसी को नेचुरली हर चीज़ पकड़ना चाहता है, लेकिन इजी करके कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो तुम्हें अगर चेंज करना है तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि तुम चेंज कर रहे हो। अब वो साइन ये है कि तुम वो कर रहे हो जो तुम नहीं करना चाहते, थोड़ा रेजिस्टेंस आता है उसमें। समझ गए? लेकिन वही है कि अगर तुम वो रेगुलरली करना चाहते हो, करते रहते हो, तो वही तुम बन जाते हो और फिर तुम्हारे लिए वो इजी होता है। तो अगर तुम रेगुलरली सेम चीज़ कर रहे हो तो अब वो तुम्हारा हैबिट बन गया, अब तुम वो बन गए हो, अब तुम वो डेली करना चाहते हो। अब ये चीज़ जैसे फिटनेस, न्यूट्रिशन या फिर कोई भी अच्छा हॉबी, ये सारी चीज़ हैं अगर जो तुम अपना हैबिट बना लेते हो, फिर यू आर इन अ स्ट्रेट पाथ टू इम्प्रूवमेंट। तो स्टार्टिंग में इनर्शिया रहेगा, नो डाउट, बट तुम्हें उसे फाइट करना है और तुम्हें ये याद रखना है कि यहीं पे 99% लोग क्विट करते हैं, 99% लोग। इसलिए तुम किसी से आज मिलोगे वो ऐसा था, 10 साल बाद मिलोगे वो वैसा ही है। ये 99% केसेस में यही होगा तुम्हारे साथ। ओके, वो आज ऐसा था, 10 साल बाद भी वो ऐसा ही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका नेचर ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, नहीं नहीं नहीं। वो क्या कर रहा है अपने लाइफ के साथ और वो कितना सक्सेसफुल है, जनरली वो उतना ही रहता है मैक्सिमम लोगों के साथ। वो अगर बचपन में बहुत ही तीव्र तेज़ था तो वो आगे जाके 40 साल में भी वैसा ही है। अब बचपन में वो एकदम बिल्कुल कामचोर था, वो 40 साल की एज में भी वैसा ही है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि चेंज होने के लिए बहुत इनर्शिया आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पलट ही जाते हैं और वो तुम भी कर सकते हो। वो ऐसे ही होता है कि वो चीज़ों को करना है तुम्हें जो डिफ़िकल्ट है। कंफर्टेबल होके कुछ नहीं कर सकते, कंफर्टेबल होके वही होता है जो होता आया है अभी तक। अगर तुम कुछ डिफरेंट करोगे तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा। इस पे एक कमेंट भी था जो बुक का एक्सट्रैक्ट है, मैं एंड में डिस्कस करता हूँ। सारे चीज़ जो आज मुझे डिस्कस करना था इस टॉपिक में वो हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं
3-4 जो मैंने पिक किए, और वो तुम्हारे ही क्वेश्चन है और वो हिंदी चैनल के ही क्वेश्चन हैं। मैं कभी भी जाके टॉक 4712 अपने इंग्लिश चैनल के क्वेश्चन उठा के यहाँ डिस्कस नहीं करता, यहाँ के क्वेश्चन उठा के वहाँ 8 पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं करता। यहाँ के क्वेश्चन हैं तो यहीं पे डिस्कस होंगे, ठीक। तो आते हैं क्या करके क्वेश्चंस पे। ओके, पहला क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेटेड है, तो मैं इसे एग्ज़ाम रिलेटेड ही रखूँगा। जिन लोगों को एग्ज़ाम रिलेटेड समझना है वो समझे, और जिन्हें नहीं समझना है वो अपने कान बंद कर ले या फिर इसे स्किप कर ले। बट बिफोर यू स्किप मैं ये बता दूं कि कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बाकी जगह में भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें नहीं पता होगा, अगर तुम यहाँ पे रह चुके हो पहले तो तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये जो भी बोल रहा है ये सबके लाइफ में एप्लीकेबल है। विदाउट एनी फर्दर एड्यू आते हैं क्वेश्चन। अपूर्व खुड़ेशिया 2033 के काफ़ी टाइम से ये चैनल को फॉलो कर रहा है, दोनों ही। हाँ, मुझे लगता है 3 से 4 साल भी हो सकता है। शायद मैंने इसे किसी सेमिनार में भी देखा है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ। और इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट को भी समझता है, इंसान जो बोल रहे हैं उसे भी समझता है। तो आते हैं इसके क्वेश्चन में। हाउ टू डील विथ थॉट ऑफ नॉट सक्सीडिंग इन एन एग्ज़ाम व्हेन यू वांट इट द मोस्ट। तो इसमें नीचे कमेंट लिखा हुआ है विल ट्राई टू कवर इन अ पॉडकास्ट। ये मेरा फिक्स्ड टाइप्ड कमेंट है, बहुत लोगों को पता होगा। ये तभी आता है जब मैंने उसे नोट कर लिया मैं डिस्कस करूँगा, तो वो आ गया तो टेंशन मत लेना, आज नहीं तो कल वो डिस्कस हो जाएगा। चलो आते हैं। वैसे मैंने बोला था कि ये मैं एग्ज़ाम के लिए ही फोकस करूँगा, अभी इस केस में मेरा एग्जाम्पल एग्ज़ाम ही रहेगा, बट ये फियर ऑफ फेलियर तो सब में ही रहता है, ठीक है। तो देखो कि कैसे अप्लाई होता है इवन अगर तुम एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहे। तो आते हैं एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल लेके, ठीक है। तुम्हें IIT JEE का एग्ज़ाम का तैयारी करना है। मैंने कभी भी सीरियसली नहीं किया IIT JEE का एग्ज़ाम का तैयारी, उस टाइम पे मैं सीरियस नहीं था, लेकिन मैंने गेट का तैयारी किया। लेकिन जस्ट फॉर अ चेंज आज हम IIT JEE के एग्ज़ाम का तैयारी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगली बार नीट का लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे IIT JEE का एग्ज़ाम का तैयारी करना है, और आज है मार्च 2024 एग्जाम्पल, और मुझे 2025 के IIT JEE का एग्ज़ाम का तैयारी करना। तो तुम देखोगे कि बहुत ही मोटिवेशन है कि मुझे IIT का तैयारी करना है क्योंकि मुझे IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, या फिर मुझे IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही मज़ा आएगा और मैं थोड़ा स्पेशलाइज करूँगा मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की तरफ, और उसके बाद मैं बॉश में जॉब लूँगा, और उसके बाद मैं खुद का स्टार्टअप करूँगा, खुद के रोबोट्स बनाऊँगा। ये मेरा प्लान है। तो तुम्हें लगे बहुत ही मोटिवेशन, भाई पढ़ो, फिज़िक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। फिज़िक्स खोला मैथ्सी वर्मा, मैथमेटिक्स खोला अरिहंत, पढ़ना चालू, साथ में नहीं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। सुबह खोला फिज़िक्स, पढ़ना चालू, 5 घंटे पढ़ा। उसके बाद 2 घंटा ब्रेक लिया, बहुत मुश्किल से, भाई सब्र ही नहीं है, फिर से पढ़ना है। क्यों भाई, क्योंकि मुझे वो स्टार्टअप करना है ना। तो पढ़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद चैप्टर पढ़ लिया, बहुत ही मज़ा आया यार। उसके बाद चैप्टर के पीछे न्यूमेरिकल्स हैं, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, बहुत मज़ा आया, चलो अच्छी बात है। दूसरा सॉल्व हो गया, बहुत ही मज़ा आया। तीसरा नहीं सॉल्व हुआ, फिर सोचा थोड़ा देर, भाई मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। फिर तुमने ग्रुप में डाला कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, 5 लोगों ने फटाफट रिप्लाई किया कि ऐसे सॉल्व होगा ऐसे। तुमने सोचा भाई इनकी सॉल्व हो गए, मेरे सॉल्व नहीं हुए, तो मेरा कैसे होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये लोग भी तो नमूने एग्ज़ाम देंगे, तो मैं इससे कैसे कम्पीट करूँ। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओह ये सॉल्व हो गया, चलो थोड़ा तो मुझे भी आता है, पक्का उनसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। अगला ये भी सॉल्व हो गया, उसके अगला ये भी सॉल्व नहीं हुआ, तो अब क्या करें। तो फिर से तुमने इधर उधर देखा, उसके बाद तुम्हें फिर से लगा कि वो इनका सॉल्व हो गया, इनका सॉल्व हो गया, मेरे से ही नहीं होता। उसके बाद तुमने बहुत देर सोचा, फिर सोचा कि वो भैया से बात करता हूँ जिन्होंने IIT का एग्ज़ाम दिया था, नहीं कर पाए, वो भी कोटा में है, फिर से ट्राई करते हैं। तो भैया से बात किया, भैया ने कुछ ज्ञान दिया, बहुत सारी चीज़ बताए तुम्हें, बोला चलो ठीक है। उसके बाद तुम सो गए।
तो अगले दिन सुबह तुम उठे तो तुम्हें उतना मोटिवेशन नहीं आया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन तुम्हारे जाते हैं सेटबैक से। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि मैं IIT करूँगा, ये करूँगा, पूरा प्लान बना लिया ना, उस टाइम पे तुमने ये नहीं सोचा था कि भाई रास्ते में सेटबैक्स भी होंगे, बहुत सारे तुम्हें फेलियर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस भी आएंगे। कुछ भी तुम्हें करना है ना, जैसे तुम्हारा एंड गोल है कि तुम स्टार्टअप करोगे रोबोटिक्स में, ठीक है, वो तो तुम्हारा एंड गोल है ना। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि हज़ारों सैकड़ों तुम्हारे चैलेंजेस आएंगे रास्ते में, डजन्स एंड डजन्स फेलियर्स आएंगे रास्ते में। आर यू रेडी फॉर दैट? अगर तुमने ये सारे, तुम्हें कोई बताता कि इतने फेलियर आएंगे ये वो, तुम शायद कभी पकड़ते ही नहीं हो उसे। तो अगर कुछ भी पकड़ रहे हो तो ये याद रखना कि फेलियर आएंगे और उसके लिए रेडी रहने का ज़रूरत है। कोई भी तुम्हें उठा के हाथ में कुछ अच्छा नहीं देने वाला। तुम्हें क्यों देगा? तुम्हारे बगल वाले को दे देगा अगर हाथ में ही देना है तो, पर उसके। समझ में आया? तो तुम ऐसे कोई स्पेशल तो हो नहीं, स्पेशल बनना पड़ता है, कोई पैदा नहीं होता। तो तुमने आज तक कुछ नहीं किया तो तुम स्पेशल नहीं हो, और इसीलिए तुम्हें भी रगड़ के स्पेशल बनना पड़ेगा और खुद से छीन के निकालना होगा। बुक में भी एक लाइन है कि आई विल हैव टू स्नैच इट अवे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इधर मैं, लेकिन बुक वैसे लोग तो काफ़ी रिलेट करेंगे जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बंदा जो है अश्विन तक्ष, वो एग्ज़ाम का तैयारी पे लगा हुआ है इसरो का। ठीक है, चलो तो समझो कि मोटिवेशन कहाँ से जाता है और कैसे यहाँ से फियर आता है। फियर जो है ना, वो पानी की तरह है, और तुम जो हो ना, एक वेसल की तरह हो जिसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं। और जब भी तुम्हारे एक सेटबैक होता है ना, तो समझ लो एक ब्लो पड़ा उस वेसल पे, क्रैक थोड़े बड़े हो गए, पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया अंदर, तो वो भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा। समझ के? तुम्हारा काम उसे खाली करना है टाइम टाइम पे। वो कैसे करोगे भाई? जब तुम पहली बार सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, तो तुम ये भी तो सोच रहे थे तुम्हें क्यों करना है। वो एंड गोल था तुम्हारे दिमाग में, वो कहाँ गया? अभी चला गया ना। वही तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, वही तुम्हें एक होप दे रहा था, वही तुम्हें एक विजन दे रहा था, एक डायरेक्शन दे रहा था। उसी की वजह से तुम एक स्ट्रक्चर लाओगे, एक प्लान लाओगे, लेकिन वो तुम भूल रहे हो। तो ऐसे सिचुएशंस में वो तुम्हें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और इससे मुझे क्या मिलेगा। और ये चैलेंज बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी कुछ नहीं कर पाता। तो मुझे वो चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा वो मुझे आज समझ में आ रहा है, और वो ऐसे मिलेगा कि मुझे वो करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। बी डिफरेंट। और बाकी लोग गिव अप कर रहे हैं, बस तुम ही नहीं हो, सैकड़ों गिव अप करते हैं हर रोज़। लेकिन तुम अगर नहीं करोगे तो तुम बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट हो जाओगे, और तब तुम्हें एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। समझ में आया? तो दिस इज़ हाउ यू डील विथ थॉट्स ऑफ नॉट सक्सीडिंग इन एग्ज़ाम। तुम्हें ये समझना है कि ये सबके दिमाग में आता है, सब कैसे डील करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है। कोई भी एग्ज़ामिनेशन में क्यों 0.1% से भी नीचे लोगों का होता है सिलेक्शन, क्यों है ऐसा? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सारी चीज़ नहीं समझ पाते। और तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि आशीष रंजन इतना बड़ा यूट्यूबर या पॉडकास्टर नहीं है कि उसके मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं। तो तुम्हें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बाकी लोग तो वो देख रहे हैं कि फ्रिज टूट गया, मेरा व्लॉग है, आ जाओ देख लो, ठीक है। मैंने अपनी मम्मी के लिए नया घर खरीदा, वो देख लो, ठीक है। तो मम्मी के लिए घर खरीदो यार, व्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी को कैमरा में लाने की क्या ज़रूरत है? पूछा उनसे, साइन लिया उनका कि हाँ भाई मैं वो दे रहा हूँ। इंडिया में चल जाता है यार। चलो ठीक है, आते हैं वापस इसमें। तो मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझो कि वो डीप में थोड़ा जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो सेटबैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, उसे तुम अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो जो है उससे क्या दिक्कत, हवा से क्या दिक्कत है तुम्हें, तो है ही। तो सेटबैक्स फेलियर से तो होंगे, लेकिन ये सारे चीज़ के लिए बुलेट प्रूफ माइंडसेट लेके चलो कि आएंगे, अभी मेरे सामने है, उसे डील करूँगा, और 2 दिन बाद फिर आएंगे, उससे भी डील करूँगा। 1 साल बाद बहुत बड़ा वाला आ सकता है, उससे भी डील करूँगा। लेकिन मैं चलते रहूँगा, तो एक के ऊपर एक मैं बिल्ड करते जा रहा हूँ चीज़ों को। और एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्विट कर दिया और मैं टिका रह गया।
तो भाई मुझसे को वो चीज़ कोई नहीं छीन सकता कि मैंने एक स्किल बिल्ड किया है कंसिस्टेंट रह के डिस्पाइट ऑफ फेलियर्स, जिसे कोई compete नहीं कर सकता। सिंपल। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सोहन 3495, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म रील शॉर्ट कंटेंट अमॉन्ग जेंजी? तो ये बस जेंजी का प्रॉब्लम नहीं है, इसे ये गलत फहमी मत पालना कि शॉर्ट्स और रील्स बस जेंजी ही देख रहे हैं। शॉर्ट्स और रील आजकल आंटियाँ भी देख रही हैं अपनी किटी पार्टी में, ठीक है। सब कोई देख रहे हैं। जेंजी के बाद जेन अल्फ़ा भी आ गया, वो भी देख रहे हैं, और मेरे एज ग्रुप के लोग भी देख रहे हैं। मैं सबके फ़ोन में यही यही देखता हूँ, दिन भर यही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये जेनजी पे क्या इफेक्ट है। जेनजी तो चला भी गया भाई, जेनजी इज़ इन वर्क फोर्स नाउ। अभी जेन अल्फ़ा के बारे में बात करने का टाइम आ गया। जेनजी 22 साल के होके जॉब वॉब करना भी स्टार्ट कर लिया ग्रेजुएशन के बाद। तो मैं यहाँ पे बस डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट, नहीं इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इन जनरल। तो शॉर्ट में अगर बताऊँ मैं तुम्हें, नो पन इंटेंडेड, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो वो ये है कि वो अटेंशन स्पैन इंसान का कम कर रहा है, गारंटीड 100%। और इससे कोई नहीं बचा है, तुम नहीं बचे हो, मैं भी नहीं बचा हूँ। और ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस तब किया जब मैं एक मूवी थिएटर में बैठा था, करीब 1-2 महीना पहले, शायद उससे भी ज़्यादा, शायद 4 महीना पहले। फरारी मूवी था, मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो देख लेते हैं, टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। टिकट बुक कर लिया मैंने, मतलब ख़रीद लिया। शो 1 घंटे के बाद है, इधर उधर गेड़ियाँ मारी, और उसके बाद आ गया मैं मूवी देखने के लिए। बैठा, बोला ये क्या चल रहा है, पॉइंट पे आओ ना। और 10 मिनट के बाद मैंने मूवी छोड़ा और मैं निकल गया, बस चलो भाई चले यहाँ से, मूवी घटिया है। फिर कुछ टाइम के बाद नेपोलियन मूवी आया, जिसमें वो है जैक्विन फीनिक्स, वो जोकर वाला। तो वो मूवी आया, और उसके लिए मैंने सोचा थिएटर नहीं, एप्पल टीवी में ख़रीदता हूँ और देखता हूँ। तो बहुत ही अच्छा वीकेंड है, डिसाइड किया हाँ देखेंगे। उसके बाद 10 मिनट ये क्या लगा रखा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, चलो बस। उस टाइम पे मैं रुका और सोचा कि यार ये क्या चल रहा है। मूवी तो 3 घंटे का है ना या 2.5 घंटे का है, कुछ तो टाइम दो उसे बिल्डअप होने के लिए। ये पेशेंस कहाँ है लोगों में कि कोई कुछ बता रहा है तो सुन लेते हैं, कोई स्टोरी बता रहा है तो उसे देख लेते हैं। वो है ही नहीं इंसान में। और वो इसलिए है कि, इसलिए मैंने बोला कि ना तुम बचे हो ना मैं बचा हूँ। मैं भी रील्स देखता हूँ, वो जोकर वाले नहीं, लेकिन टेक्निकल साइंस ओरिएंटेड वो सारे भी मैं देखता हूँ। और वो इसलिए इंस्टाग्राम से तो मैं हमेशा से दूर रहा हूँ, लेकिन आजकल यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आ गए हैं तो वो मैं देखते रहता हूँ। यूट्यूब का थोड़ा रिस्पेक्ट है कि उनके शॉर्ट्स थोड़े नॉलेज ओरिएंटेड रहते हैं, एटलीस्ट मेरे फीड में। तुम्हारा पता नहीं, तुम जैसा देखोगे वैसा ही दिखेगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये समझ में आया कि यार अटेंशन स्पैन लोगों का कम होते जा रहा है, और इसके लिए भी थोड़ा वर्जिश करना पड़ेगा लोगों को कि भाई बैठ के सुन भी लो, कभी किताब पढ़ भी लो, कभी विकिपीडिया के पेज में जाके पूरा पढ़ के देख लो, कभी वेबसाइट में जाके पढ़ लो, तुरंत बता दो मुझे, कंक्लूजन बता दो मुझे, ये कर लो। ये आदत सही नहीं है, समझ गए? तो ये चेंज करना पड़ेगा सबको कभी ना कभी, नहीं तो सबको ही आके एक दिन यही बोलेंगे कि भाई मेरे को तो वो है, क्या बोलते हैं उसे, ADHD है, अटेंशन ही नहीं है मेरे को कोई चीज़ में। तो भाई अटेंशन और कंसंट्रेशन तो बिल्ड होता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, या फिर ये अगर अगर समवन हैज़ व्हाट डू यू कॉल इट, डायग्नोज्ड यू विथ ADHD, दैट्स फाइन, बट जब तक वो नहीं हुआ है मत बोलते रहो, ठीक है? क्योंकि कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे मुझे भी लगता था कि भाई मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जब मैं कॉलेज में नया नया घुसा था, पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था कि कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। 2 मिनट मेरे दिमाग में कुछ भी चलते रहता है, ध्यान नहीं रह रहा है, दीवार देख रहा हूँ लेकिन बुक नहीं देख रहा हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया, ओके कंसंट्रेशन तो एक मसल की तरह है जो तुम्हें बिल्ड करना पड़ता है। तुम्हारा ध्यान भटक रहा है तो उसे वापस खींचो, पढ़ के देखो, आधा घंटा बैठ के देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा ओके ये इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद तुमने छोड़ दिया वो करना, तो तुम्हें समझ में आएगा ओके ये ख़राब हो रहा है। तो
ये भी एक मसल की तरह है। तो इसी तरह जो अभी अटेंशन स्पैन कम हो गया वो इसलिए कम हो गया है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं हो रहा, वो मसल करके देखो, बैठ के देखो कि हाँ मैं तो देखूंगा पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखूंगा, या फिर पूरा व्लॉग एंड तक पढ़ूंगा, या फिर ये मूवी मेरे को पूरा देखना है। अगर कोई शॉर्ट देख लिया पसंद आ गया, उसका कोई कनेक्टेड वीडियो, वो वीडियो देख लो। पार्शियल नॉलेज इज़ डेंजरस एंड इट्स अ डिज़ास्टर फॉर द रील एंड द शॉर्ट मार्केट, क्योंकि ये बस पार्शियल नॉलेज ही है। बहुत लोग मेरे कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट्स वायरल हो जाते हैं, वायरल हो गया भाई, 100,000 व्यूज़ आ गया, मिलियन व्यूज़ आ गया, अब सब कोई बस उसे शॉर्ट को देख रहे हैं और नीचे कमेंट कर रहे हैं अपने ओपिनियन। 1 मिनट का शॉर्ट 30 सेकंड देखा और 4 मिनट तक कमेंट किया। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे तुम्हें, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे बताना है, जजमेंट तो तुरंत मुझे देना है। क्यों? मेरे सर पे बंदूक रखा है ना, उसने बोला कि भाई जल्दी जजमेंट दे 30 सेकंड में, तो मैं अभी लिखता हूँ इसे अच्छे से 5 मिनट तक। बहुत लोगों का होता है ऐसा, देख लेना वो वाले वीडियो में जो क्या बोलते हैं 4 आवर स्टडी वाले। आधे से ज़्यादा लोगों को लगा कि मैं बोल रहा हूँ लोगों को 4 घंटे पढ़ने के लिए। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग बोलते भी हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलना है जल्दी जल्दी, सांस अटकी हुई है, जल्दी कमेंट करना है कुछ। हाँ हाँ, हो गया कमेंट, अब छोड़ो अगला शॉट देखते हैं, स्क्रॉल करती हूँ ऊपर। तो तो ये आदत बन गया लोगों का। इसे चेंज कर सकते हो, वो तुम ही हो। तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो उसे तुम चेंज कर सकते हो। तुम्हारे में कोई इशू है, कमी है, उसे तुम फिलअप कर सकते हो। इसे हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, कि हम बिल्ड कर रहे हैं कोई चीज़ को। समझ में आया? ओके, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि क्या इम्पैक्ट है, अटेंशन स्पैन कम हो गया, किस तरह से इम्प्रूव करें वो भी बता दिया मैंने। तुम जेनजी हो, जन अल्फ़ा हो, या फिर बेबी बूमर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये इफ़ेक्ट कर रहा है, तुम उसे कैसे डील कर रहे हो तुम पे डिपेंड करता है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाउ डू यू नो, ये क्वेश्चन है लेफ्ट ब्रेन लेटरिंग्स 7199। हाउ डू यू नो दैट यू आर फिट फॉर रिसर्च? मैं अभी 12th में हूँ, थिंकिंग ऑफ ISC और ISER, but IIT placements are not attractive, are also attractive, sorry. I want to go more in like electronics type stuff, but I hate math. ISC, MNC would work out or not? MNC का मतलब मुझे नहीं पता। अगर तुम्हारा मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, तो मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में रिसर्च नहीं होता। हाँ, PhD के बाद तुम जाओगे उसमें तो तुम्हें रिसर्च पोजीशन में डालेंगे। ग्रेजुएशन के बाद जाओगे तो बिल्कुल रिसर्च नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें। वुड वर्क और नॉट, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। हाँ भाई, पहले थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं, जो एज एन इंजीनियर मैं बता सकता हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बिल्कुल मत लेना अगर मैथमेटिक्स से नफरत है तुम्हें। अब दो चीज़ हो सकता है, या तो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं जमता तुम्हें, या फिर ये हो सकता है कि मैथमेटिक्स में तुमने कभी एफर्ट नहीं डाला और तुम इम्प्रूव कर सकते हो उसमें। ठीक, मैथमेटिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बिना हो नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम सम फील्ड्स लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर ऐसा कुछ कुछ फील्ड है जिसमें मैथमेटिक्स कम है रिलेटिवली। केमिस्ट्री जिसमें BSc या MSc होता है, जो कि बिल्कुल साइंस फील्ड है, उसमें मैथमेटिक्स मिनिमम है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन इंजीनियरिंग इन जनरल विल इन्वॉल्व हैवी मैथमेटिक्स, और इस पर मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है, मैं लिंक कर दूंगा। वो इंग्लिश में है, लेकिन बुरा मत मानना, समझ जाओगे। और दूसरी बात, पूरा का पूरा कॉमेंट ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश क्यों नहीं समझोगे? इंग्लिश लिखा है। चलो छोड़ो, आते हैं फिर से बात में कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट किया है ये सारे चीज़, कम्युनिकेशन, सिग्नल सिस्टम्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब समझने का। इट इज़ रियली नेक्स्ट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। और इन जनरल हमारे कॉलेज में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आते थे, उनका मैथमेटिक्स मैंने देखा है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एक सब्जेक्ट के बारे में तुमने सुना होगा अगर इंजीनियरिंग में हो ऑलरेडी। इट्स ऑल मैथमेटिक्स। और लाइक इवन गेट में अगर तुम देखोगे तो तुम ये देखोगे कि मैथमेटिक्स का लेवल ECE में थोड़ा हायर है कंपेयर टू मैकेनिकल, सिविल और भी बाकी, क्योंकि तुम्हें मैथमेटिक्स चाहिए। तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि यू शुड बी गुड इन मैथमेटिक्स इफ़ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स
electronics and communication. You can either be good or become good. That is up to you. That is up to how badly you want it or how much you want it. Okay. And in general, mathematics से नफरत करके engineering नहीं हो सकता. Mathematics मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़रूरत है तो मुझे अच्छा होना पड़ा. और पहले 4 सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स था सब में मुझे एस ग्रेड आया था, जबकि मेरा 12th बोर्ड में CBSE में 53 मार्क्स था मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100. और एस का मतलब होता है ए से भी ऊपर, मतलब दैट इज़ द बेस्ट ग्रेड दैट यू कैन गेट. तो मैंने मेहनत किया और मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, मैंने एफर्ट दिया, तो इतना लेवल में पहुंच गया कि हाँ, आई हैव मैथमेटिक्स स्किल्स, लाइक बेसिक स्किल्स दैट यू नीड ऑफ इंजीनियरिंग. और मैंने अपने करियर में ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें बस मैथमेटिक्स आता है. दे आर जस्ट गुड एट इट, दे जस्ट नेचुरली गुड एट मैथमेटिक्स. तो वैसे लोगों को फ़ायदा होता है हमेशा इंजीनियरिंग में. इन जनरल अगर हायर स्टडीज़ भी परस्यू करना है, मास्टर्स, PhD, पोस्ट डॉक, मे बी गो टू अकेडमिया, और ये सारी चीज़ मैंने और भी डिटेल में डिस्कस किया है, वो मैथमेटिक्स वाले वीडियो में, वो मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अभी आते हैं हम बात में इसके क्वेश्चन में मेनली कि हाउ डू आई नो इफ़ आई एम फिट फॉर रिसर्च. हाँ, इसमें मैथमेटिक्स का उतना रोल नहीं है. मैथमेटिक्स में तुम अच्छे हो सकते हो, लेकिन रिसर्चर भी तुम अच्छे हो सकते हो इवन विदाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि रिसर्च तो किसी भी करियर में कर सकते हो. लेकिन अब ये बात आता है कि रिसर्च अंडर ग्रेजुएशन में नहीं होता. अंडर ग्रेजुएशन में रिसर्च का एक्सपोजर मिल सकता है तुम्हें, कि हाँ किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, चलो देख लिया कि ओके रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च पेपर कैसे लगेगा. कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा, हाँ भाई दो पेपर पब्लिश कर दिया अंडर ग्रेजुएशन में. कहाँ पे? वो ऐसे पेड जर्नल थे उसमें कर दिया. ठीक है, उसे नहीं बोलते कि हाँ भाई मैंने पेपर पब्लिश कर दिया तो मैं रिसर्चर हो गया. ऐसा नहीं होता. तो अंडर ग्रेजुएशन में तुम्हें एक्सपोजर मिल सकता है, मास्टर्स में थोड़ा ज़्यादा रिसर्च होता है, और अगर प्रॉपर रिसर्च करना है तो PhD, और PhD में भी रिसर्च होता है मेनली प्रोफेसर का. यूर काइंड ऑफ सपोर्टिंग अ प्रोफेसर इन हिज और हर रिसर्च. और उससे भी ऊपर होता है कि हाँ तुम पोस्ट डॉक में जा रहे हो एंड नाउ यू आर लीडिंग मोस्टली द आइडिया ऑफ द प्रोफेसर, क्योंकि वो प्रोफेसर ही अल्टीमेटली तुम्हें हायर कर रहा है फॉर द पोस्ट डॉक पोजिशन. पोस्ट डॉक पोजिशन इज़ बेसिकली अ जॉब, और तुम्हें 1 से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है. अब तुम एक लैब संभाल रहे हो, चीज़ों को संभाल रहे हो. प्रोफेसर को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आता है, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है. और उसके बाद होता है कि यू बिकम अ प्रोफेसर, और तब तुम प्रोजेक्ट्स को लीड करते हो, रिसर्च को लीड करते हो. ये एकेडमिया का करियर है. क्या ये हो सकता है एक जॉब के साथ भी? बिल्कुल, लेकिन वो जॉब होना चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड. और मैं 2 रिसर्च ओरिएंटेड जॉब से निकला हुआ हूँ, तो तुम्हें बता सकता हूँ. पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा उस तरह का जॉब है DRDO, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है. बट बार्क का रिसर्च ओरिएंटेशन थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखा, क्योंकि उनका एक एजुकेशन है 1 साल का, जो कि प्रोग्राम इन न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जो कि मैंने पूरी तरह कंप्लीट भी किया था. उसके बाद यू जॉइन एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, तुम MTech कंप्लीट करते हो इफ़ यू आर एन इंजीनियर. और उसके बाद दे इवन गिव यू अ ऑप्शन ऑफ कंप्लीटिंग योर PhD एज यू मूव अलोंग. तुम्हें एक प्रोजेक्ट में रखा जाएगा, ओके इसमें चल रहा है, यहाँ फ्लो एनालिसिस चल रहा है, यहाँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस चल रहा है, यहाँ रेडिएशन एनालिसिस चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ चल रहे हैं, शील्डिंग चल रहा है. तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट एंड दैट इज़ योर करियर. वहाँ तुम्हारा रिसर्च चल रहा है. ठीक है, ये प्राइवेट में भी हो सकता है. लेट अस से यू आर वर्किंग इन बोइंग, यू आर वर्किंग इन अ जेट इंजन, उसे इम्प्रूव कर रहे हो सकता है. रोल मिलना चाहिए वैसा, और वो रोल जनरली तभी मिलता है जब या तो तुम्हारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कोर इंजीनियरिंग में, और फिर तुम ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करते हो जो रिसर्च ओरिएंटेड है, या फिर तुम डायरेक्ट नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हो और सीधा वही जॉब में घुसते हो. ठीक है, वो एक थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन वो सारे एग्ज़ाम्स कितने डिफ़िकल्ट होते हैं तुम्हें शायद पता हो. चलो ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि रिसर्च का करियर क्या है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं. ये मैंने बस इसलिए बताया ताकि तुम्हारा ये मिसकंसेप्शन जाए कि मैं अंडर ग्रेजुएशन में बहुत ही खतरनाक रिसर्च कर रहा हूँ. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट,
और बहुत लोग अपना अंडर ग्रेजुएशन ख़राब कर देते हैं और करियर ख़राब कर देते हैं इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। और ये और भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर तुम किसी अच्छे प्रोफेसर के अंडर नहीं कर रहे और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहे, जो कि जनरली साथ में ही चलता है, और तुम बहुत सारा टाइम दे रहे हो और तुम्हारा पूरा अंडर ग्रेजुएशन का CGPA और फिर करियर का ये सारे नेटवर्किंग उतना अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, हाउ डू आई नो फाइनली दैट आई एम फिट फॉर रिसर्च, वो ऐसा होता है कि कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन जो होता है ना, वो हर चीज़ में क्वेश्चन पूछता है, हर चीज़ में। वो अच्छा हो या ना हो पढ़ाई में, वो क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है। वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्काई ब्लू क्यों है, वो आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। वो सिंपल क्वेश्चंस भी पूछेगा कि क्यों होता है ऐसा, धुआं निकल रहा है गाड़ी के पीछे तो क्यों निकल रहा है, कभी सोचा है गाड़ी के पीछे से, सोचा है कभी कि तुमने क्या कभी कि गाड़ी के पीछे से धुआं क्यों निकल रहा है, ये सारे चीज़ क्यों, मतलब गाड़ी के पीछे धुआं क्यों निकल रहा है, अंदर इंजन है तो भाई इंजन में ऐसा क्या हो रहा है जो धुआं निकल रहा है पीछे, किधर है इंजन ज़रा बताओ, कैसा इंजन है, क्या वहाँ पे कोयला डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे नहीं कोयला क्यों डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, तो फिर क्या हो रहा है, पेट्रोल में माचिस डाल रहे हैं, आग कैसे लग रहा है, नहीं वहाँ एक स्पार्क प्लग होता है, बोले स्पार्क प्लग क्या होता है भाई, अभी तो तुम आग लगने की बात कर रहे थे, अभी तुम स्पार्क की बात कर रहे हो, नहीं वो स्पार्क प्लग से एक वो चिटकारी निकलती है, उससे तुम्हारा आग पकड़ लेता है, क्यों इतना जल्दी आग पकड़ लेता है, बोले नहीं वो उसका एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, एक फ्लैश पॉइंट होता है, बोले अच्छा कहाँ पे लग रहा है ये आग, कोई बक्सा है क्या, मैं नहीं वो एक सिलेंडर होता है, बोले अच्छा वो सिलेंडर में आग लग गया, कंटिन्यूस लगता है, नहीं वो सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है, वो ऊपर नीचे जाता है तो वो हवा को कंप्रेस करता है, तो फिर वहाँ पे एक फ्यूल फेंका जाता है, तो फिर वो स्पार्क प्लग वहाँ पे एक्ट करता है, तो एक कंबशन होता है, तो वो पिस्टन को नीचे फेंक देता है, बोला अच्छा कंप्रेस क्यों करते हैं, तो वो क्या होता है कि जब तुम कंप्रेस करते हो ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो तुम्हारे आइडल गैस के इक्वेशंस है, इवन दो अभी एयर को हम आइडल नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन जब तुम वॉल्यूम घटाते हो तो प्रेशर बढ़ता है और उससे टेम्परेचर भी बढ़ता है, और फिर वहाँ पे तुम्हारा अगर तुम आग फेंकोगे, मतलब पेट्रोल फेंकोगे, स्पार्क करोगे, तो वहाँ आग पकड़ लेता है। पेट्रोल कैसे फेंकते हैं, बाल्टी से फेंकते हैं, नहीं वो हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे क्यों करते हैं, स्प्रे हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे एटमाइज हो जाते हैं, तो उसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसे आग पकड़ने में और भी ईजी होता है। तो भैया इतने क्वेश्चंस पूछोगे, इसके आगे भी लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ये होता है रिसर्च ओरिएंटेड माइंड। और तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, ये तुम्हें कोई एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें IIT JEE निकालने में हेल्प नहीं करेगा, भाई गेट निकालने में भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हारा रिसर्च माइंड बताता है कि तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नहीं। ये एक बच्चा भी पूछ सकता है, 8 क्लास का बच्चा भी पूछ सकता है कि पापा जी आप स्कूटर चलाते हो, उसके पीछे से धुआं क्यों निकलता है, क्या है ये धुआं, इसमें क्या है, क्या चीज़ से बना हुआ है, ये क्या वही धुआं है जो मैं लकड़ी जलाता हूँ उससे आता है, या फिर ये दूसरा कुछ है। तो ये होता है रिसर्च माइंड। ये किसी भी, मैंने तुम्हें अपने फील्ड में बताया क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये किसी भी फील्ड में कोई बंदा केमिस्ट हो या फिर उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो वो उस हिसाब से आगे बढ़ सकता है। तो ये होता है एक रिसर्च माइंड। फाइनली क्वेश्चन को तुम्हारा आंसर कर रहा हूँ, अगर तुम इतने क्वेश्चंस पूछते हो या पूछना चाहते हो तो तुम रिसर्च माइंडेड हो, और ये मैं हमेशा से था। इसीलिए मुझे पता था कि मुझे ऐसे ONGC और IOCL का जॉब नहीं जमेगा, मुझे कोई रिसर्च ओरिएंटेड ही जॉब चाहिए, नहीं तो मैं मास्टर्स और PhD करूँगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आते हैं और उसका आंसर मुझे, एक पॉइंट आ जाएगा ना तुम्हारा आंसर कोई दे ही नहीं पा रहा। कितने सारे क्वेश्चंस थे मेरे, मैंने कम से कम 12 से 13 हाईली अकम्प्लिश्ड प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट से मैंने क्वेश्चन पूछा। एक जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि नहीं यार उसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो तो मेरे अभी बुक का पार्ट है, चलो छोड़ो कभी और डिस्कस करेंगे, वो द बॉय हू डिड नॉट साइन के प्रीक्वल का पार्ट है, कभी कभी मुझे अपने आप को होल्ड करना पड़ता है। लेकिन वो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था जब मैं दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में था। क्वेश्चन आया, वहाँ पे जो टीचर था पूछा, जाओ गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्या कर रहा है तुम लोग। तो मैं चला, वहाँ पे नहीं मिला आंसर, दोस्तों से पूछा अगल बगल नहीं पता, ऑल इंडिया रैंक 10 ले आए नहीं पता,
कुछ नहीं पता, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बार्क पहुंच गया, वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा है, मैं पूछा नहीं पता। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से पूछा अगल बगल, भैया बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करके आए हो तुम लोग भी, रिसर्च माइंड रखते हो, बताओ भाई, किसी को नहीं पता। उसके बाद इसरो पहुंच गया, वहाँ पे पीएचडी लेके बैठे हुए हैं, नहीं पता। तो कई बार होता है कि तुम्हारा जब इतना सोचते हो तो तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी को नहीं पता, तो हो सकता है भाई उसके कोई आंसर्स ही नहीं है, किसी को नहीं पता, तो वो ही तुम्हारा रिसर्च टॉपिक हो सकता है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक रिसर्च माइंड होता है तो वो इस तरह से सोचता है। तो ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है समझने के लिए कि तुम रिसर्च ओरिएंटेड हो कि नहीं हो, ठीक है। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम और कोई करियर परस्यू कर सकते हो। लेवल्स होता है यार, एक तो होता है कि बिल्कुल साइंटिस्ट लेवल, दूसरा होता है कि नहीं साइंटिस्ट लेवल तो नहीं हूँ मैं, कोर इंजीनियरिंग लेवल हूँ, लेकिन कि मतलब मुझे कोर इंजीनियरिंग के आंसर सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने ठीक। तो ये समझ में आता है। जैसे मैं भी अपने आप को एकदम एपिक साइंटिस्ट लेवल नहीं समझता, नहीं तो मैं एकेडमिया के करियर को परस्यू कर रहा होता, ये सारे पीएचडी पोस्ट डॉक के करियर को परस्यू कर रहा होता, ठीक है। नहीं तो एक छोटे से कोई कंपनी के स्टार्टअप के लैब में काम कर रहा होता, ठीक है। मैं भी अपने आप को उस लेवल का नहीं समझता, होते हैं कुछ लोग और उन्हें मैंने देखा भी है। तो तुम्हें समझना है कि तुम किस लेवल पे हो। उसके नीचे भी एक लेवल होता है कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा तो ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ मैं लीड कर रहा हूँ चीज़ों को, बट हाँ मुझे टेक्निकल चीज़ें ही ज़्यादा समझ में आती है तो मैं वो करूँगा। और कुछ है कि नहीं मुझे टेक्निकल थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है लेकिन ज़्यादा मुझे मैनेज करना है लोगों को, तो जिन्हें बहुत अच्छा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है उसे मैं मैनेज कर लूँगा क्योंकि आई एम अ पीपल्स पर्सन, कम्युनिकेशन सही है। तो वैसे लोग भी होते हैं। करियर तो तुम कैसे भी बना सकते हो, तुम कहाँ हो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, और ये सारी चीज़ मुझे लगता है तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं एक और कमेंट जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि बुक का एक पार्ट मुझे डिस्कस करना है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस हुआ है। ये कमेंट है नीमा 0987 से, और इट सेज इफ़ यू वांट अ यूनिक रिजल्ट यू हैव टू डू यूनिक प्रिपरेशन, लव दिस लाइन फ्रॉम योर बुक एंड गिव्स मी मोटिवेशन टू डू मच वर्क हार्ड, और टू मच हार्ड वर्क। ये एग्जैक्ट लाइंस नहीं है, तो मैं अब अपने बुक से उठाता हूँ इसके, ये चैप्टर 2 द वर्ल्ड ऑन द अदर साइड, मुझे अभी भी याद है उसका लाइन है, और मैं आता हूँ क्योंकि उसमें एक पूरा डिस्क्रिप्शन भी है कि व्हाट इज़ दिस थॉट अबाउट। ओके, सो टर्न्स आउट दिस इज़ पेज 51, लाइक आई सेड चैप्टर 2 वर्ल्ड ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट होता है। ये सीन अगर मैं थोड़ा बहुत समझा दूँ तो स्कार का 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसी एकेडमी में अश्विन तक्ष का एडमिशन हुआ है, मतलब भर्ती हुआ है, इसमें उसे जॉब मिला है। ये ट्रेनिंग के बाद उसे साइंटिस्ट पोजीशन में पोस्ट किया जाएगा, ठीक है, इन सम सेंटर ऑफ न्यूक्लियर साइंस और स्टडी, ठीक है। तो ये बस उसका पहला दिन है एकेडमी में, और पहला दिन ओरिएंटेशन हो रहा है, और वहाँ पे पिछले साल के लोगों से जो पिछले साल एडमिट हुए थे, उनका 1 साल का ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, उन्हें देख रहा है ये। तो ये ट्रेनिंग स्कूल में ना एक रैंकिंग ऑर्डर है, रैंक 1 रैंक 2, बेस्ड ऑन तुमने कैसा परफॉर्म किया। एग्ज़ाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वाइवाज हैं, उसके बेसिस में किसने सबसे अच्छा से परफॉर्म किया। तो ये देख रहा है पिछले साल का जो टॉपर था वो खड़ा है, और उसके पीछे लोगों ने भीड़ लगा के बिल्कुल खड़े हो गए उसके चारों ओर, सब कोई उससे पूछ रहे हैं कि भैया मैं भी टॉपर कैसे बनूं, यही पूछ रहे हैं सब कोई, ठीक है। तो ये बस सीन है, बाकी तो डिस्क्राइब्ड है बेटर बुक में। तो ये फर्स्ट फ्यू पेजेस ही हैं, मतलब 50 पेज, तो अभी स्टोरी बस स्टार्ट ही हो रहा है, बिल्ड ही हो रहा है सीन, तो ऐसा कोई स्पॉइलर नहीं है, तो टेंशन मत लेना। व्हेन यू वांट यूनिक रिजल्ट्स it is important for you to take unique actions as well. If you are running in a herd, even if you win, you won't be the only one. The herd comes with the comfort of safety, but at the cost of individuality. Explore the road less traveled, because along the ones well constructed, all the hidden diamonds have already been claimed. इसके आगे भी तुम पॉज करके पढ़ सकते हो अगर तुम्हें मन है तो, बट पॉइंट यही है कि अगर सब कोई कर रहे हैं उसे, तो ये समझ लो
कि जो सबको ही को मिलने वाला है वो वही तुम्हें मिलने वाला है। और एक और सेइंग था कि इफ़ इट इज़ इन न्यूज़ यू आर ऑलरेडी टू लेट। अगर वो सबको पता है ना, तो क्या होता है, किसी ने कुछ खतरनाक किया और उसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि ओके ये कर सकते हैं, तो सब लग गए उसी रास्ते में। तो ऐसा नहीं है कि सबको वैसा ही सक्सेस मिल जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि जिसने पहली बार किया था उसने इसलिए किया क्योंकि उसे करना था, लेकिन तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें वो रिज़ल्ट चाहिए। तुम्हारा जो बुनियाद है, जो एम्बिशन है, वो बहुत ही ठोस नहीं है, वो उतना रिजिड नहीं है। वो 2 बार धक्के मारो वो गिर जाएगा, क्योंकि वो तो तुमने देख के कुछ भी सोच के बना लिया। लेकिन जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हें फॉलो करना होगा, तो तुम पक्का अपने आप को अकेला ही देखोगे। जैसे इस बुक में भी अश्विन तक्ष का एक गोल है कि उसे इसरो साइंटिस्ट बनना है। मेरा गोल था कि मुझे इसरो साइंटिस्ट बनना है, मैं बन भी गया। मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करके बहुत लोगों ने यही सोचा कि मैं भी इसरो साइंटिस्ट बनूंगा और मेरा भी यूट्यूब चैनल बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं भी बहुत ही अच्छा बुक पब्लिश करूंगा और ऐसा होगा और मेरा भी करियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो भाई कॉपी पेस्ट तो तुम कर रहे हो, बट ये याद रखना कि मेरे 340,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबको ही देख रहा है और बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया होगा। तो इसीलिए मैं ये तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम रेप्लिकेट करके कुछ भी नहीं कर पाओगे। रेप्लिकेट करके तो तुम बस रोबोट बन सकते हो, कॉपी पेस्ट। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब तुम वो करोगे जो सच में तुम्हें करना है, वो 100% यूनिक होगा, 110% वो यूनिक होगा, क्योंकि तुम यूनिक हो। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यू आर डिफरेंट समझ में, वो वाला मैं वो कल्चर वाला नहीं बोल रहा, यू आर स्पेशल वो मैं नहीं बोल रहा। बट हाँ, तुम्हारा जो माइंड है और तुम्हारा जो एम्बिशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर अपब्रिंगिंग, वो कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। इवन तुम्हारा कोई जुड़वा भाई बहन हो, उसके भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, डिफरेंट माइंड सेट, डिफरेंट एम्बिशंस होंगे ही होंगे, और वो कभी भी कॉपी नहीं हो सकता। ये उस तरह से जैसे कितना भी सिमिलैरिटी हो जाए, हाथ की रेखा सेम नहीं हो सकती, डीएनए एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। पता नहीं, डीएनए के बारे में मुझे बात नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है। फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, समझ में आया? तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, वो फॉलो करो। जो सबको ही कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट करने की सोचो कि हाँ ये तो सबको ही कर रहे हैं, मैं बेटर कैसे करूँ। और ये एक और चीज़ होता है कि एवरीबडी थिंक्स दे आर डिफरेंट, दैट इज़ वाई दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो ये मत करना कि मैं तो डिफरेंट हूँ। कर्म डिफरेंट होना चाहिए तुम्हारा समझ रहे, तुम जो कर रहे हो वो डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं भाई मैं तो डिफरेंट हूँ, ये डिफरेंट हूँ बोल के तुम जो कर रहे हो ना, ये सबको ही कर रहे हैं, तो फिर तुम डिफरेंट कैसे हो? काम डिफरेंट होना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि मैं डिफरेंट हूँ क्योंकि मैंने एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस लीड किए हैं, बार्क में जाके, इसरो में जाके, बुक लिख के, ये 3 कॉम्बिनेशन ले आओ भाई, कहीं और ले आओ, सेम चीज़ किया हो, नहीं हो सकता ना। तो कर्म डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ये थॉट कि मैं डिफरेंट हूँ, ये कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। कोई भी सोचने का तो क्या है, सोचने का पैसे थोड़े लगते हैं, कोई भी कुछ भी सोच लो, मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ। तुमने जो किया है वो डिसाइड करता है कि तुम डिफरेंट हो कि नहीं हो। और अगर नहीं किया है तो शायद अब करना स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? चलो भाई, ये डिस्कस हो गया, तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा प्रॉमिस था, आज हम 1 घंटे से ज़्यादा बात कर पाए, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इसे। ये बस सोचने की बात है, अगर मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे 1 घंटा ही करना है, तो मैं 50 मिनट्स में सोचने लगूँ कि हाँ मुझे बंद करना है। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मुझे 1 घंटा क्रॉस करना है, तो 1 घंटा क्रॉस होगा। और कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, अगर तुम्हें ना पता हो। इंग्लिश अगर तुम पढ़ सकते हो और सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो इंग्लिश में एक पॉडकास्ट है। पढ़ना मैंने पता नहीं क्यों बोला, क्योंकि वहाँ कुछ पढ़ना नहीं होगा, सुनना होगा ठीक है। लेकिन अगर पढ़ सकते हो तो मोस्ट लाइकली समझ भी सकते हो, इसलिए शायद मैंने बोला। तो आर्ट पॉडकास्ट, जिसका फुल फॉर्म है आशीष रंजन टॉक्स, वो हमारे मेन चैनल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये भी मेन चैनल है, ये बस छोटा चैनल है अभी, इसे तुम बड़ा कर सकते हो सब्सक्राइब करके। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो हर सप्ताह आ जाते हैं, हर सप्ताह पूरा सुनते हैं,
लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया आज तक। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये तो आशीष का चैनल है, लेकिन आशीष के 2 चैनल हैं। और तुम्हें सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तुम्हें मेरा स्माइल मिलेगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुमने सब्सक्राइब किया। लेकिन हाँ, तुम ये मोशन को हेल्प कर सकते हो। मैंने सोचा कि ये पॉडकास्ट बनाऊं ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करूं। बहुत लोग हिंदी ही ज़्यादा बेटर समझते हैं। मैं भी बच्चा था और झारखंड में बड़ा हो रहा था, तो ड्रैगन बॉल से हिंदी में ही पसंद करता था। इंग्लिश में आ जाता था तो पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो लोगों तक रीच आउट करूं, ऐसे लोग जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, ऐसा ना हो कि उन तक मैसेज ना पहुंचे। तो ये सारी चीज़ों को सोच के मैंने ये करने का कोशिश किया। और एक नया चैनल बनाना स्क्रैच से ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर मैं ये करता रहा तो 5 साल में ये बड़ा हो सकता है और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। तुम हेल्प कर सकते हो पहुंचने के लिए। मैं सब कुछ बंद करके बैठ भी सकता था, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान का होता है। अगर मैं लोगों से डायरेक्टली बात नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और अगर मैं ये सारे चीज़ यूथ से बात करने की चीज़ों को उन्हीं तक छोड़ दूं जो 4 स्पॉन्सर लेके बैठे हुए हैं और तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए अपने डाइट के लिए और कौन सा वे प्रोटीन खाना चाहिए तुम्हें बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो फिर इसमें क्या मेरी कोई गलती नहीं है? क्योंकि दुनिया को गाली देना बहुत ही आसान है, कुछ करना वो डिफ़िकल्ट है। तो ये मैंने डिसाइड किया, आज सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को सबको मन करता है कि घूमे फिरे और ऐश करें, और स्पेशली जब तुम्हारा लाइफ थोड़ा सॉल्व हो जाता है तो वो पॉसिबल भी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा मैंने सोचा कि आज बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर लूँ चीज़ों को, ताकि कुछ बिल्ड हो और कुछ लोगों को हेल्प हो। तुम भी हेल्प कर सकते हो, ये एक तरह से कम्युनिटी है जिसे तुम हेल्प कर सकते हो, लाइक करके, लोगों तक शेयर करके। तुम्हें रीज़न समझा रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ मैं रीज़न के साथ ही समझाता हूँ। हर चीज़ के पास रीज़न होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो हेल्प कर सकते हो इस तरह तक। ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, बहुत लोग तड़प रहे हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं। ये यार छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकला, उसकी वजह से वो अपना 2 साल ख़राब कर रहे हैं। यूथ है बहुत ही अच्छा, उसे तुम यूटिलाइज़ कर सकते हो, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हो। वो कर नहीं रहे, तुम्हारे सराउंडिंग में तुम बोल सकते हो कि हाँ मेरे अगल बगल कोई भी अच्छा नहीं है, तो भाई तुम अच्छे बनो और हेल्प करो लोगों को अच्छा बनने में। शेयर कर सकते हो लोगों के साथ अच्छी चीज़ों को, ठीक है, उसमें हम सबका फ़ायदा है। ठीक है, तुम्हारा फ़ायदा कि तुम्हारा कम्युनिटी बेटर हो रहा है, मेरा फ़ायदा कि मैं ज़्यादा लोगों तक रीच कर पा रहा हूँ और मेरे राइटिंग करियर को हेल्प करेगा, ज़्यादा लोग मेरे बुक को पढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड में ये सारी चीज़ मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि वही बैठे हैं एंड में जो कि समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और थोड़ा भरोसा है उन्हें। मोमेंटम पॉडकास्ट मैंने तुम्हें बोला था कि रेगुलर हो जाएगा, अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि मंथ में 2 बार तो आ रहा है। ठीक है, 8 पॉडकास्ट भी 2 बार तो आएगा ही, और बीच बीच में मैं थोड़े एजुकेशनल कंटेंट भी शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक्सप्लेन कर दिया, हीट ट्रांसफ़र एक्सप्लेन कर दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर दिया। इंजीनियर्स के लिए नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी ऐसे काम कर रहे हो आईटी का तो तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आ गया तो तुम्हारी आंखें टूट जाएगी या फिर ऐसा कुछ। सबके लाइफ में फ्लूइड तो है ना, तुम जो सांस ले रहे हो वो फ्लूइड है, तो वो समझने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि यार नहीं किया तो हो सकता है 10 साल में मैं खुद ही भूल जाऊँ अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो। और कई बार तो मैं अपने पुराने लेक्चर को पलट के देखता हूँ जो मैंने 2017-2018 में बनाया, मैं अभी पलट के देखता हूँ कि ओके मेरे को ही सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है। कई बार तो मैं अपने पुराने वीडियोस को खोल के देखता हूँ कि हाँ मेरा थॉट प्रोसेस क्या था जब मैं 23 साल का था। तो ऐसा नहीं, ये सब तुम्हें हेल्प कर रहा है, मुझे भी हेल्प कर रहा है, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ बनाना चाहता हूँ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिसके बारे में आज हमने बात की। चलो, हेल्प हुआ हो तो बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं हुआ हो वो भी बताओ मुझे, कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना है वो भी बताओ, तुम डिज़र्व करते हो बताना क्योंकि तुम एंड तक टिके। ये सारे चीज़ यूट्यूब में एप्लीकेबल होगा क्योंकि कमेंट सेक्शन है। स्पॉटिफाई में भी आजकल आ गया है कुछ सजेशन ये सब देने का, तो वो मैंने ऑन कर रखा है। तो तुम अगर स्पॉटिफाई में देख रहे हो तो शायद एंड में तुम्हें एक देगा सिग्नल कि तुम्हें ये पसंद आया, सजेशन क्या है वो सब तुम डाल सकते हो। और बाकी तो तुम इंस्टाग्राम में मुझे रीच आउट कर सकते हो या फिर मेरे वेबसाइट में रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें मेथड मिल जाएगा। बुक अवेलेबल है अमेज़ॉन में,
किंडल में ई बुक्स अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में भी तुम्हें हार्ड कॉपी मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी हार्ड कॉपी के साथ हार्ड कवर भी मिल जाएगा। ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये पतला कवर है, मोटे कवर के साथ भी रिलीज़ होने वाला है बहुत ही जल्दी। तुम्हें पता नहीं पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे तो वो थिक हार्ड कवर बहुत ही पसंद है, इसलिए जैसे ही मुझे अपने पब्लिशर से आया कि हम ये कर सकते हैं, मैंने बोला करो जितना जल्दी हो सके। और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एक्सेसिबल है, जैसा मैंने बोला कि तुम फ्री में उसका सैम्पल पढ़ सकते हो जाके आज ही। अगर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम्हें मुझे बताते हो कि बुक में तुम्हें क्या अच्छा लगा, या फिर कुछ क्वेश्चंस की क्या क्वेश्चंस आए तुम्हारे दिमाग में, ऑथर से खुद ही बात कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ बताऊँगा। चलो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर दूसरे चैनल में। तब तक के लिए बाय।